हाय बच्चों। तो आज से हम लोग 12th का कोई चैप्टर शुरू करेंगे। जो जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं बच्चों उसको भी फ़ायदा हो, और जो 12th में इस पर बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसको भी फ़ायदा हो। तो ख़ास करके जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों को कहना चाहेंगे कि कोई चैप्टर, लेटेस्ट कंसीडर हम सॉल्यूशन चैप्टर हम लिखे हुए हैं। कोई सॉल्यूशन चैप्टर को हम जब ऑफलाइन क्लास करते हैं तो लगभग कम से कम 10 घंटा लगता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, बच्चा ऑफलाइन लिखता जाता है, फिर उसको डिफिनीशन को लिखाते हैं, उसको समझाते हैं, फिर पूछते हैं, दिन आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में फ़र्क होता है। तो इसमें हम ये कन्विंस 12th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों को कर रहे हैं कि इसमें हम लोग जो राइटिंग सेक्शन है यानी लिखना, वो हम थोड़ा सा कम करेंगे। थोड़ा सा क्या, बहुत कम, मतलब जितना ऑफलाइन में करते हैं उतना कभी कर नहीं सकते हैं इसमें। तो इसका हम लोग PDF डालेंगे लिंक में, आप वहाँ से इसका यूज करेंगे। और हम लोग ऑनलाइन क्लास में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझाए, यानी ऐसे समझाए ताकि आपको समझ में आए। और राइटिंग सेक्शन यानी लिखने की बात जहाँ तक होगी, आप यहाँ हम कम से कम करेंगे और इसके कंपनसेशन में आप लिंक से लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस होगा, तो आप इसको आप थोड़ा सा टॉलरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा बने। चलो बच्चों, आज हम देखिए यहाँ कुछ लिखे हैं। ये 12th का चैप्टर्स है। जैसे देखिए, ये सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ऐसे ये चैप्टर सबका नाम हम लिखे हैं। इतना ही चैप्टर यानी 16 चैप्टर आपको 12th में पढ़ना है, जिसमें से देखिए ये 5 चैप्टर आपको हम फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक में हम लिखे हैं। तो देखिए ये सरफेस केमिस्ट्री जो है, इसको लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कहता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें फिजिकल का मतलब है जिसमें आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, जिसके कारण से आप इसको इनऑर्गेनिक में रख सकते हैं। टेक्निकली दिस इज ए चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यदि हम बोले कि सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो बहुत सारे लोग हम पर टूट पड़ेंगे कि क्या बात करते हो। हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाना है। जब न्यूमेरिकल नहीं बनाना है और थोड़ा इनऑर्गेनिक से मिलता जुलता है तो आप इसको इनऑर्गेनिक मान सकते हो। और इधर फिजिकल में मेनली आपको 4 चैप्टर ही पढ़ना है, सॉल्यूशन, सॉलिड, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको न्यूमेरिकल है। और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर 12th का जो फिजिकल का चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक चैप्टर सॉल्यूशन से। तो हम लोग, हमारा अपना तरीका है कि हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें क्या क्या करना है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक सॉल्यूशन में इस सिलेबस क्या है वो हम लिखे हैं। तो इसको अपना देख लीजिए। हाँ, ये लिखे हैं। पहले तो हम ये लिखे हैं सर कि सॉल्यूशन कहते किसको है। सॉल्यूशन का डिफिनीशन देंगे, उसका टाइप्स का चर्चा करेंगे, टाइप्स कितने टाइप का होता है। सॉल्यूशन जनरली हम लोग सोचते हैं कि पानी में क्या कर दिए, नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए, चलिए शुगर डाल दिए। तो निश्चित रूप से इतना आप जानते हैं कि केवल यही सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, उतना आप जानते हैं। फिर हम आगे डिस्कस भी करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि शुगर को हम पानी में डाल दिए, घुल गया, तो शुगर का पार्टिकल क्या हो गया, इसमें मिल गया। कहाँ मिल गया? पानी में मिल गया। इसमें फिर चीनी, आप नमक मिला देते हैं, नमक कहाँ गया? पानी में मिल गया, ठीक है। तो क्या हो गया? शुगर और पानी, शुगर और नमक के मॉलिक्यूल्स का साइज किसके साइज के बराबर हो गया? पानी के मॉलिक्यूल्स के साइज के बराबर होगा। दैट्स व्हाई शुगर और नमक का मॉलिक्यूल्स जो इतना सॉलिड स्टेट में था वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर दिया और वो होमोजेनाइज हो गया। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स में वो जाकर के वाटर के मॉलिक्यूल का साइज, शुगर के मॉलिक्यूल का साइज, नमक के मॉलिक्यूल का साइज सब एक जैसा हो गया, एक फिजिकल स्टेट में आपको नजर, एक सब लिक्विड में होमोजेनाइज कर गया। तो इसको आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनस मिक्सचर होता है। यदि आप पानी में बालू को मिला देते हैं तो ये क्या होगा? ये भी एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है।
लेकिन पानी में आप क्या कर दिए बताइए, बालू को मिला देते हैं, सैंड्स को मिला देते हैं, तो ये भी एक मिक्सचर है लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर को आप नहीं कहने वाले हैं, किसको आप सॉल्यूशन कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर को, होमोजीनस मिक्सचर को, जिसमें मॉलिक्यूल का साइज लगभग 10⁹ m हो जाता है। सब जो मॉलिक्यूल होमोजेनाइक है उसके मॉलिक्यूल का साइज इतना लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास हो जाता है। तो उस समय हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, होमोजेनाइज हो गया और नेक्स्ट आई से आपको मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा। खैर चलिए, तो आप ये हम सॉल्यूशन बताएंगे, देन सॉल्यूशन का टाइप बताएंगे, फिर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी अभी यदि आप सॉल्वेंट में यदि आप चीनी मिला दिए तो किसी में ज़्यादा मिला दिए, किसी में कम मिला दिए, तो चीनी का अमाउंट कितना आप सॉल्वेंट में मिला दिए हैं। मान लीजिए 2 कप हम पानी रखें, एक में चीनी कम मिला, एक में चीनी ज़्यादा मिला दी, ठीक है सर। तो ज़्यादा मिलाने वाले को कम मिलाने वाले की तुलना में हम कैसे बताएंगे। आप यदि आप सामान खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल इस सब में बताते हैं ना कि ये इतना क्विंटल है, इतना सामान है, इतना ग्राम है। वैसे ही आप डिस्टेंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुला हुआ है तो उसके अमाउंट को एक्सप्रेस करने का कोई तरीका होना चाहिए ना, ठीक है। तो आप डिफरेंट एक्सप्रेस करने का तरीका मतलब यूनिट होना चाहिए। तो वो आप सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को आप सबसे सिंपल मेथड क्या है, परसेंटेज मेथड में आप एक्सप्रेस करते हैं। देन मोलारिटी में नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, तो ये आप एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसमें आप पढ़ेंगे कि आप कैसे किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को या सॉल्वेंट के अमाउंट को आप अलग अलग कैसे एक्सप्रेस करके आप बता सकते हैं। खैर चलिए, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसी लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसका फैक्टर क्या है, which are the factors which affecting solubility of solid in liquid, वो पढ़ेंगे। देन solubility of gas in liquid in हेनरी लॉ, गैस आप जानते हैं, गैस कैन आल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड। तो किसी भी गैस के solubility को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है और उसी में आप हेनरी लॉ का डिस्कशन भी करेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है और उसी से रिलेटेड रॉल्स का लॉ है वो हम लोग पढ़ेंगे। देन आइडियल और नॉन आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल किसको कहते हैं, नॉन आइडियल किसको कहते हैं। निश्चित रूप से आइडियल नॉन आइडियल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडियल किसको कहते हैं, नॉन आइडियल, और उसमें सॉल्यूशन लगा हुआ है तो उस पर डिस्कशन करेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मानते हैं आप पानी में आप अल्कोहल को मिला देते हैं, पानी में आप अल्कोहल को मिला देते हैं तो पानी और अल्कोहल मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, दोनों अलग अलग होगा। लेकिन एक दोनों को, पानी और अल्कोहल को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिलाया जाए ताकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग ना हो करके दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाए, यानी सेम टेम्परेचर पर बॉयल करने लगे, तो ऐसे को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहेंगे। तो वो उस पर हम लोग वहाँ डिटेल से डिस्कशन करेंगे। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, आप पानी चाय बनाते समय क्या करते हैं, बॉयल करते हैं और बॉयल करते समय 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी या जो बोलिए चम्मच बोलिए आप नमक मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं। तो क्या देखते हैं, जो बॉयल करता रहता है पानी वो रुक जाता है, फिर वो सनसन करता है, देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद फिर बॉयल करता है। इसका मतलब आपने चीनी जब मिलाया तो उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना आप चीनी मिलाते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज कर जाता है वो किस पर डिपेंड करता है, कितना आप चीनी मिलाते हो। जितना आप चीनी मिलाते जाइएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी हाँ, एक ये बात हो गया। यदि आप पानी है उसको फ्रीज कराइए, फ्रीज कर जाएगा, उसमें चीनी मिला दीजिए। मान लीजिए पानी वह 0 डिग्री पर फ्रीज कर रहा था, -1 डिग्री पर फ्रीज कर रहा था, और यदि आप उसमें आप सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम जाएगा, ठीक है, और नीचे चला जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में ये कमी, वेपर प्रेशर में लोडिंग, वेपर मतलब प्योर पानी बहुत वेपर बनाता रहता है, उसमें आप चीनी मिला करके देखिए वेपर बनाने की टेंडेंसी उसका कम जाता है। तो ये जितना भी क्या बोले बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ गया था वो किस पर डिपेंड किया था, कितना आप चीनी मिला रहे थे। फ्रीजिंग पॉइंट घट गया था, किस पर डिपेंड कर रहा था, कितना आप चीनी मिला रहे थे। वेपर प्रेशर
कम गया, कितना किस पर डिपेंड कर रहा था, कितना आप उसमें चीनी मिला रहे थे। तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी वैसा प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो वो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका टाइप है जो हम आप पढ़ेंगे। देन वॉन टू फैक्टर, वॉन टू साहब हम लोग को कुछ सजेशन देंगे कि कैसे क्या हमको करना है, वो आप टॉपिक वहाँ देखेंगे। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, अभी डिस्कस किए थे सॉल्यूशन, तो अभी अब बताए सॉल्यूशन किसको कहते हैं। दिस इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, गैस नहीं बोलिए, इस होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। शर्त क्या है कि यदि जिसको आप मिलाते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। हाँ, केमिकली नहीं, पानी में आप चीनी मिलाए तो केमिकल रिएक्शन चीनी और पानी के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। केमिकल नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो क्या कहता है, इट इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस व्हिच कंसंट्रेशन वैरीड इन सर्टेन लिमिट, यानी 1 किलो आप पानी में कितना आप चीनी मिला दीजिएगा, एक सर्टेन लिमिट है, 1 चम्मच से लेकर के एक सर्टेन अमाउंट होगा, तो दिस इज कॉल्ड क्या चीज, सॉल्यूशन। आप जानते हो तो होमोजीनस मिक्सचर को कहते हैं, और होमोजीनस जिस समय कहते हैं उस समय मॉलिक्यूल का साइज 10⁻⁹ m लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास उसके मॉलिक्यूल का साइज होता है, उस समय उसको होमोजीनस कहते हैं। अब आगे देखिए, कोई भी सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन में आप एक शब्द आता है एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्वेंट आपका पानी हो। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें आपका सॉल्वेंट पानी नहीं हो। अल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, अल्कोहल हो। तो ये है, तो खैर चलिए देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होगा, जो लेस अमाउंट में होगा, जनरली लेस अमाउंट में होता है, और ये क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। क्या हो जाता है, सो देखिए, इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज यानी वो जो जा करके किसी में मिल जाए, और इसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम यानी जिसमें आ करके कोई मिल जाए। सॉल्यूट लेस अमाउंट, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट। सॉल्यूट क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, यानी जो किसी में मिलता है। डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, यानी जिसमें कोई आकर के मिल जाता है। चलिए, अब कहता है कि किसी सॉल्यूशन में टाइप्स में देखिए, किसी सॉल्यूशन में देखिए एक टर्म लिखे बाइनरी सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट एक हो, जैसे चीनी में पानी मिलाए, और सॉल्वेंट एक हो। तो सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा क्योंकि उसमें आके कोई मिलेगा, लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसमें क्या किसको कहेंगे, जिसमें केवल एक सॉल्यूट हो। टर्नरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जिसमें सॉल्यूट 2 हो, सॉल्वेंट तो एक ही होगा। क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें 3 सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट एक ही हो। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स नहीं कहिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, इसके आधार पर। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent, the solution can be classified into 3 types: gaseous solution, liquid solution, solid solution। तो उसको आप यहाँ कॉपी कीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट द सॉल्यूशन आर डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हम देखें गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट, ये देखिए आप किताब में है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। गैस सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूशन एयर एग्जाम्पल है। सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है। जैसे क्लोरोफॉर्म जानते हैं, क्लोरोफॉर्म को आप छोड़ दीजिए तो एयर में मिल जाएगा, तो वो भी एक सॉल्यूशन का टाइप्स हो गया। सॉलिड इन गैस, कम्फर, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, ये सब कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है।
तो वो भी एक एग्जांपल है। तो ये हो गया। देन लिक्विड में गैस इन लिक्विड, जैसे कोई भी गैस इन वाटर में, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ये भी एक सोल्यूशन का टाइप है। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, मिल्क इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर, NaCl इन वाटर, गैस इन सॉलिड। हाँ, आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन चैप्टर में कि मेटल हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब गैस के सब्सटेंस, यानी हाइड्रोजन को वो मेटल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो भी एक टाइप का एग्जाम्पल हो जाता है सॉल्यूशन का। लिक्विड इन सॉलिड, कोई लिक्विड क्या हो, सॉल्यूट हो, और सॉलिड सॉल्वेंट हो। आप जानते हो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। तो मरकरी में किसी चीज़ को मिलाते हैं और उसके बाद जो बनता है एलॉय, उसको एमलगम बोलते हैं। एमलगम वो एलॉय है जिसमें वन कंपोनेंट Hg निश्चित रूप से होना चाहिए। तो वो भी एक टाइप है NaNHG। सॉलिड इन सॉलिड डिफरेंट टाइप का एलॉय पढ़ते हैं। तो चलिए कॉपी कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट, जिसमें पहला हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज का डिफरेंट टाइप्स है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला हम लोग मास परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज का मतलब ये 100 में, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्वेंट की बात हमने करी, 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका क्या चीज़ का है, सॉल्यूट का है। और सॉल्यूट का निकल जाएगा तो आप चाहेंगे तो सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, है ना, इंटू 100। तो यही है मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को यदि आप करते हैं तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ये आप जानते हैं मास परसेंटेज को मिली एक्सप्रेस करते हैं, मिली क्या एक्सप्रेस करते हैं, W/W में। ये आपको समझना है। मास परसेंटेज में ये समझिए, जैसे यदि कोई सॉल्यूशन मास परसेंटेज को ऐसे लिखा रहेगा, कैसे लिखा रहेगा, 10% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर W/W। तो W/W से आप पहचान दिए मास परसेंटेज है, छोटा W/W, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, V/V। और ये मास बाय वॉल्यूम, कोई किताब इसको नहीं भी लिखता है, लेकिन ये भी एक लिखने का तरीका है और एक परसेंटेज ही है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V, इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं, इससे आप पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि 10% इक्वल सॉल्यूशन शुगर W/W। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो परसेंटेज रहेगा वो किसका रहेगा, सॉल्यूट का रहेगा। तो क्या लिखेगा, 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन लिख लीजिए। वैसे ही यहाँ देखिए क्या लिखिएगा, 20 ग्राम ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन। जो आपका सॉल्यूट होगा वो बार में लिखा हुआ रहेगा। यहाँ देखिए 20, इसमें देखिए 20% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन क्या चीज में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो परसेंटेज रहेगा उसको ग्राम में बोलिए, कितना में, तो 100 में। चलिए इसको और कर सकते हैं। देखिए सर, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूशन है। आप सॉल्वेंट को अलग कर दीजिए, इसको दूसरे तरीके में आप क्या लिख सकते हैं, 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन, इसको घटा दीजिए तो क्या होगा, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या है, इक्वस है, तो आप लिख लीजिए वाटर। ठीक है, यानी 100 में आप इसको घटा देंगे, 10 ग्राम कितना में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यदि 10 ग्राम सॉल्यूट का घट जाएगा तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा। तो वही हम लिख दिए, 10 ग्राम ऑफ शुगर यानी सॉल्यूट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट। ऐसे ही यहाँ आइए, इसमें क्या लिखेंगे, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन मेरा क्या है, सॉल्यूट डिजॉल्व इन, पहले वाले में क्या लिखे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
सीधा सॉल्यूशन 100 सीधा मेंशन कर दिए। आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो 80 ग्राम क्या चीज आया, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट आपका यहाँ क्या है, सॉल्वेंट यहाँ क्या है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, मतलब यहाँ सॉल्वेंट आपने क्या लिया है, अल्कोहल। तो ये है, चलिए कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट है मेरा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक वैसे ही जहां आप मास लेते थे वहां वॉल्यूम लेंगे, जहां आप ग्राम लेते थे वहां ml लेंगे। कितना में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यहाँ लेंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। यानी वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं के, इट इज वॉल्यूम बोलिए, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। हाँ, आप ऐसा बात नहीं है यहाँ आप वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो यहाँ आप 100 लीटर लेंगे, नहीं, लेकिन ml में ही जनरली हम लोग करते हैं, इसलिए क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक वैसे ही यहाँ हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन के को हम तोड़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। चलिए, वॉल्यूम परसेंटेज मेनली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ V बाई V। जैसे वहाँ W/W करते हैं वैसे यहाँ V/V करते हैं। यहाँ एग्जांपल हमने लिखा है 10% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल V/V। इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा कितना, 100 में, तो क्या लिखेंगे 10 ml ऑफ सॉल्यूट, कौन है आपका, अल्कोहल। अल्कोहल डिजॉल्व इन कितना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर। चलिए, इसको और आप क्या कर सकते हैं, जैसे वहां करते थे, जो आप यहाँ सॉल्यूशन लिखे हैं, सॉल्वेंट आप लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 10 ml ऑफ अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, परसेंट के बाद जो टर्म रहता है वो सॉल्वेंट का रहता है, जैसे 10% इक्वस सॉल्यूशन, 10% अल्कोहल सॉल्यूशन, 10% इथरल सॉल्यूशन। तो जो जस्ट इसके बाद रहेगा इक्वस अल्कोहलिक नहीं भी रह सकता है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का आपका पता नहीं है, तो उसको और वाला आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि 10% एक्वस सॉल्यूशन, 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, 10% इथर सॉल्यूशन, तो उसमें आपका सॉल्वेंट मेंशन है, तो इसमें और वाला आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हम और वाला क्या लिखेंगे, मेरा सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल मतलब वाटर है, तो 10 ml ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में मेरा वाटर हो गया। ठीक, फिर यहाँ इसमें देखिए 5 ml ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन, बोलिए, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और में आप क्या लिखेंगे 5 ml ऑफ ग्लूकोज को हम यहाँ माने हैं क्या चीज, सॉल्यूट, डिजॉल्व इन 95 ml ऑफ सॉल्वेंट मेरा कौन है, हम परसेंट के जस्ट बाद रहता है सॉल्वेंट, तो अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल है। सॉल्वेंट मेरा कौन है, कोई भी अल्कोहल का बहुत सारे टाइप है, हम ऐसे ही मिथाइल अल्कोहल, इथाइल कोई भी हो सकता है, हम अल्कोहल। तो दिस इज कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट है मेरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में देखिए यह बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उसमें क्या था, मास में, वॉल्यूम में, यहाँ मास वॉल्यूम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम यानी ये वेट हो गया, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा हो गया। तो देखिए, ये जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं 0.05% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर W/V। एक चीज़ याद रखिएगा कि मास परसेंटेज को W/W या सिंपली सीधे कर देता है बाई वेट, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V या सीधे बाई वॉल्यूम पहचानने का तरीका बता रहे हैं। और जब भी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो वो क्लियर रहेगा, है ना, क्या चीज़, W/V लिखा रहेगा। फिर से सुन लीजिए, मास परसेंटेज को W/W या सिंपली बाई वेट या बाई मास कर देगा, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V या सिंपली बाई वॉल्यूम कर देगा। जबकि मास बाई वॉल्यूम रहेगा तो W/V क्लियर रहेगा। तो चलिए यहाँ क्या इंडिकेट कर, ये एग्जांपल है,
0.05% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर W/V क्या होगा, दैट इज 0.05 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें और आप नहीं कीजिए, क्यों है, क्योंकि ये ग्राम में है और ये वॉल्यूम है, यूनिट अलग अलग है, यूनिट चेंज करना होगा फिर घटाना होगा, तो उतना काम आप कीजिएगा तो फिर इसका क्या मतलब, फिर तो बने, तो यहाँ सिंपली आप नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वेट है और ये वॉल्यूम है। 0.05 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये W/V हो गया। तो चलिए नेक्स्ट इसी पर परसेंटेज पर ही हम NCERT का क्वेश्चन है भाई साहब, इसलिए हमने आपको यहाँ लिखा है। देखिए कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट इन विच ऑब्टेन्ड बाय इंटरमिक्सिंग, दो कंपोनेंट, दो सॉल्यूशन लिया गया। देखिए सॉरी, दो सॉल्यूशन लिया गया, यहाँ देखिए दो सॉल्यूशन, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, और इसका क्या कहता है, इसका कहानी ये है 3 ग्राम ऑफ 25%, ये है 400 ग्राम ऑफ 40%, और इस दोनों को मिला दिया गया, इसमें मिला दिया। तो इसमें कहता है कि सॉल्यूट का वेट बताइए और सॉल्वेंट का वेट बताइए, परसेंटेज यानी परसेंटेज वेट बताइए, यही है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूट निकालेंगे। इसमें सॉल्यूट कैसे निकाले, इसमें सॉल्यूट कैसे निकाले, तो यही निकाले, ये सॉल्यूट निकाल लिए, सॉल्यूट निकाल लिए। इसमें सॉल्यूट कैसे निकालिए, तो देखिए ये सॉल्यूट निकाल लिए। तो इसमें भी सॉल्यूट हमारा निकल गया, इसमें भी सॉल्यूट निकल गया, ये दोनों को मिला देंगे तो जोड़ देंगे, तो इसमें मेरा सॉल्यूट कितना हो गया, 235 ग्राम, 235 ग्राम है। इसमें सॉल्वेंट कितना है, देखिए ये 300, ये 400, ये मेरा सॉल्वेंट है, तो 300 और 400 जोड़ देंगे तो इसमें मेरा सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट हो गया 700, देख रहे हैं, नहीं ये सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉरी सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन था ना, तो इसमें 300, इसमें मेरा कितना था, इसमें 300 ग्राम था, इसमें 400 ग्राम था, तो दोनों मिलाने के बाद यहाँ जो मिक्स करने के बाद हमारा सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, 700 ग्राम हो गया। इस 700 ग्राम में हमारा सॉल्यूट कितना है, 235 ग्राम का है। इससे परसेंटेज करके सॉल्यूट निकालिए, यहाँ देखिए हम सॉल्यूट का वेट निकाल लिए, इसमें हम लोग सॉल्यूट का वेट निकाल लिए, ठीक है। जब मिला दिए तो मिलाने में सॉल्यूट का वेट क्या होगा, 235 इसमें, यानी मिलाने के बाद इसमें सॉल्यूट का वेट है, और इसमें सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, 700 ग्राम। तो इसमें सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, आप 700 से जब 235 को घटा देंगे तो ये 465, ये मेरा सॉल्वेंट का वेट हो गया। तो आप किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट 235, अब बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 700 इंटू आप 100 कर देंगे तो ये 33.2% आता है। तो सॉल्यूट का निकल जाएगा, तो वेट, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट का कितना है, सॉल्वेंट का 465/700 इंटू 100 कर देंगे, जो आएगा सो लिख देंगे, और नहीं आपको करना था तो 100 में से इसको माइनस कर देते, निकल जाते। तो चलिए लिखे, तो नेक्स्ट परसेंटेज के बाद मेरा क्या है, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर ये बताता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज जो आप पढ़े हैं उसमें इसमें एक चीज़ का अंतर है, वहाँ क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के बदले यहाँ क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बड़ी सिंपल है। तो ग्राम पर लीटर इजकल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम बाई
बाई आप क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं मास परसेंटेज नहीं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो आप पढ़े थे उसमें क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये था ना 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ 1000 ml के 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और 100 ml किस जगह पर यहाँ 1000 ml है, 1000 ml मतलब 1 लीटर है, बस इतना ही अंतर है। तो ये है, ये सिंपल है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी आप जानते हैं क्या कहता है कि आप यदि ये आप सॉल्यूशन लें, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें आप 1 लीटर नहीं 1 मोल चीनी घुला दिए, शुगर, इसमें चीनी आप घुला दिए, 1 मोल चीनी घुला दिए, 1 मोल आप जानते हैं ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर, 1 मोल आप चीनी घुला दिए, और कितना ग्राम पानी में घुलाए, कितना लीटर पानी में घुलाए, इससे हमको मतलब नहीं है। घुला देने के बाद या पानी अब क्या हो गया, सॉल्यूशन कहला गया, तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन का हम लोग कहेंगे इसका मोलारिटी 1 हुआ, यानी 1 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। यदि 2 मोल घुला रहेगा 1 लीटर में तो उसका मोलारिटी 2 हो जाएगा, 3 मोल घुला रहेगा 1 लीटर में तो उसका मोलारिटी 3 हो जाएगा, 4 मोल घुला रहेगा तो उसमें उसका मोलारिटी 4 हो जाएगा। तो क्या हुआ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, यदि आपका सॉल्यूशन 1000 ml नहीं होगा, 1 लीटर नहीं होगा, तो फिर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, लेकिन डिफिनीशन मेरा किस पर है, 1 लीटर पर। तो चलिए, मोलारिटी बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप जानते हैं गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट, अब बाई ये क्या है, भी, लेकिन भी क्या है, लीटर में है, इसको आप तोड़ते हैं WA बाई GMW इंटू 1 बाई भी, ये लीटर में। ये आप मोलारिटी का आपका फार्मूला हो गया, लेकिन आप जानते हैं ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, WA बाई GMW इंटू 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ml में, जहाँ WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, GMW क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया, चलिए कॉपी कीजिए। तो हमने मोलारिटी पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन बनवाने को सोचा है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन 5 ग्राम ऑफ शुगर मतलब सॉल्यूट डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1, एक सॉल्यूशन है 2 लीटर का, देखिए ये 2 लीटर का सॉल्यूशन, 2 लीटर का सॉल्यूशन, इसमें 5 ग्राम शुगर घुला हुआ है, तो इसका मोलारिटी कहता है। तो ये ग्राम में दिया हुआ है तो उसको मोल में चेंज कीजिएगा, नहीं ये 2 लीटर है तो ऐसे तो हम लोग तो बोल देंगे, लेकिन खैर छोड़िए, आप फॉर्मूला पर बनाइए, क्या हो गया, मोलारिटी इजकल टू WA, एकदम फुल MA, ये है GMW, जिसको हम लोग, चलिए GMW इंटू, चूँकि ये लीटर में है तो आप क्या कीजिएगा 1 बाई भी लीटर, इसी फार्मूला को यूज कीजिए। नहीं, यहाँ WA कितना है 5 ग्राम, GMW कितना है, शुगर है तो शुगर मतलब C12 H22O11, ये आप कीजिएगा तो 342 ग्राम के करीब आता है, करीब क्या वही आता है 342 ग्राम। हाँ, तो ये हो गया। भी आपका कितना है, भी आपका कितना है 2 लीटर, ठीक है, भी 2 लीटर है, तो इसके बदले 5, GMW के बदले 342 इंटू 1 बाई भी कितना है 2 लीटर, 1 बाई भी, यहाँ 1000 क्यों हटा दी, चूँकि ये लीटर में दिया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए क्या कहता है, द 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें ये 200 ml है,
200 ml में डिजॉल्व किया हुआ है कितना 10 ग्राम ग्लूकोज। तो हम फार्मूला कौन लगाएंगे, WA/GMW इंटू 1000/V ml वाला। यहाँ W कितना है 10 ग्राम, हमारा GMW कितना होगा। पहले हम फार्मूला लिख देंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन चीज़ ऐसे ही बनाने का तरीका है कि पहले केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, जो कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला लिख देंगे और देन हम लोग ढूंढेंगे कि जो फार्मूला में क्या क्या चीज़ हमको उस क्वेश्चन में दिया हुआ उसको ढूंढ करके पुट करेंगे। हो सकता है कि कुछ नहीं दिया गया हो तो उसको फिर और एक स्टेप से निकालना पड़े, तो आप देखिएगा वो बने। तो ये हो गया। यहाँ GMW कितना होता है ग्लूकोज का C6H12O6, ये 180 ग्राम होता है, तो यहाँ 180 लिख दिए। V कितना है 200 ml, 200 ये ग्राम है, तो यहाँ ये 10/180 इंटू 1000 आप भी कितना है 200, कैलकुलेट कर दीजिएगा निकल जाएगा। चलो हो गया, इसको मिटाते हैं। तो ये 2 बन गया। अब हमारा देखिए तीसरा क्या कहता है, सो देखिए तीसरा कहता है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी M = WA/GMW इंटू 1000/V ml में, यही है हमारा। कहा क्या था 10% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl W/W। 10% इक्वल सॉल्यूशन, ये देखिए 10% है, 20% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl बाई मास। बाई मास का मतलब है W/W का क्या मतलब होता है, मतलब ये नहीं होता है 20 ग्राम 20% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl का क्या मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है, यही होगा। यानी यहाँ सॉल्यूट का वेट आपका कितना है, सॉल्यूट का वेट यहाँ कितना है 20 ग्राम और सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम। तो आपके क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ये आप इधर साइड में लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिए WA कितना निकल गया आपका है 20 ग्राम, और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, D दिया हुआ है, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, और हमको GMW NaCl का दिया हुआ है, कहता है 58.5 होता है। हमको चाहिए V और VE नहीं, हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का इसमें चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के बदले आपके क्वेश्चन में डेंसिटी दिया होता है। अब बड़ी सिंपल क्वेश्चन NCERT से में दिया हुआ है, अब आपको पता है डेंसिटी = क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का 1.1, मास सॉल्यूशन का है, देखिए ये सब कुछ सॉल्यूशन का है, डेंसिटी सॉल्यूशन का, मास सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन में दिया 1.1, मास सॉल्यूशन का यहाँ चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, देखिए परसेंटेज, तो ये 100 हो गया 100 ग्राम। तो ये वॉल्यूम हमको, तो वॉल्यूम = क्या हो जाएगा 100/1.1। ये वैल्यू हमारा, ये वॉल्यूम हमारा निकल गया कितना 100/1.1। इसको आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिएगा। कैसे रखिएगा, W कितना हो गया 20, GMW क्या हो गया 58.5 इंटू 1000, अभी मेरा क्या हो गया 100/1.1। कैलकुलेट कर लीजिए निकल जाएगा। चलिए देखिए, हम मान लीजिए कि ये मेरा बोतल है, इस बोतल पर मार्क किया हुआ रहता है 1M लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या है, यदि इस बोतल पर M/2 लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है, M/10 लिखा रहे तो इसका क्या मतलब, कोई सॉल्यूशन है उस पर यदि मार्क किया हो तो इसका क्या मतलब, 1M लिखा रहे इसका मतलब ये सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है इस यहाँ लिखे 1M ग्लूकोज, ऐसा लिखा है 1M इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या 1M ग्लूकोज लिखा रहे, इसका मतलब है कि इसमें 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व है। 1 लीटर इसमें से लेंगे तो इसमें 1 मोल सॉल्यूट खुला हुआ है, तो उसको आप 1M। यदि M/2 लिखा रहे तो इसका नाम है सेमी। 1/2 मतलब होता है कितना, सेमी।
सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, वो m को इधर साइड कर दीजिए, 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5, यानी 0.4 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 लीटर में। m/10 लिखा रहे तो m हटा दीजिए, तो 1/10 का मतलब 0.1 मोल डिजॉल्व है 1 लीटर में। वैसे ही m/10 को क्या बोलते हैं सेंटी, 1/1000 को बोलते हैं मिली। तो ऐसे लिखने का तरीका है, ऐसे एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है मेरा नॉर्मलिटी। मोलारिटी के बाद नॉर्मलिटी। देखिए नॉर्मलिटी कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ देखिए मोलारिटी में ये नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो याद कीजिए नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम मोलेकुलर वेट भी बोलते हैं, ग्राम मोलेकुलर वेट बोलते हैं, मोल कंसेप्ट में पढ़े हुइएगा। तो वहां क्या करते थे कि मोल कैसे निकालते थे आप, मोल्स या ग्राम मोलेकुलर वेट क्या करते हैं WA/GMW। यहाँ क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यहाँ क्या हो जाएगा कि WA/, ग्राम मोलेकुलर के वेट के बदले इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यानी गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और गिवन वेट को आप मोलेकुलर वेट, जो मोलारिटी में आप पढ़ते थे, गिवन वेट को ग्राम मोलेकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो मोल हो जाता था। चलिए तो डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम, ये भी लीटर में हो गया, और ये WA/EA इंटू 1/V ये लीटर। तो ये एक नॉर्मलिटी का मेरा ये फॉर्मूला हो गया। इसको 1000 में आप कर देंगे, यदि सॉल्यूशन ml में आप लेंगे तो उस समय ये ऊपर 1000 हो जाएगा, ये भी ml में हो गया। चलिए यहाँ WA आप जानते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, टेंशन यहाँ आपका क्या है EA माने इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सवाल उठता है कि आप मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो आप बड़ा आसानी से निकाल लें, H2O का निकालना है तो A1 × 2 + 16, चूँकि एटॉमिक वेट आपका याद है, इक्विवेलेंट वेट तो आपको याद नहीं। तो इस न्यूमेरिकल इस पर बनाने में सबसे बड़ा टेंशन क्या है, ये मोलारिटी में ये आप आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको निकालना पड़ेगा। तो आप नॉर्मलिटी को आगे बढ़ाने से पहले आप ये सोचेंगे कि इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, सो देखिए मान लीजिए मार्कर का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है एक्सपेरिमेंट से, तो मार्कर को यहाँ रख देंगे और उसको क्या करेंगे, मार्कर को, दूसरा मार्कर, ये मार्कर है, हम कहेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इस मार्कर को ऑक्सीजन के 1.008 ग्राम से रिएक्ट कराएंगे, किसके, ऑक्सीजन से, या सॉरी ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट कराएंगे, या कोई एक से कराइए, हाँ, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे। तो इसका मान लीजिए कि 3 ग्राम रिएक्ट किया, नहीं 0.3 ग्राम रिएक्ट किया, तो ये मार्कर का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। चलिए इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस का वो वेट है जो रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है, किससे, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, या 8 ग्राम ऑफ, सॉरी हाइड्रोजन से, हाँ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, और 35.5 ग्राम से क्लोरीन से। तो तीनों में से किसी एक से कराइए, तीनों से बारी बारी से कराइएगा तो भी रिजल्ट इतना ही आएगा। तो दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो न्यूमेरिकल बनाने में तो आप तो मार्कर लेके एक्सपेरिमेंट करने जाइएगा नहीं, आप वहाँ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आप जो सॉल्यूट डिजॉल्व कराए हो वो क्या होता है, या तो एलिमेंट होगा ना तो कंपाउंड होगा तो फिर क्या होगा, कंपाउंड होगा तो क्या होगा, कंपाउंड एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। चलिए कॉपी कीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का हम यहाँ फार्मूला सब लिखे हैं कि यदि हमारा
सॉल्यूट एलिमेंट है तो उस समय इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। वैलेंसी आप जानते हैं मेटल के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों बराबर होता है, जबकि नॉन मेटल में क्या करते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके निकालते हैं। तो यहाँ देखिए सोडियम के केस में क्या है, वैलेंसी इसका 1 होता है, मैग्नीशियम के केस में वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी चूँकि ये नॉन मेटल है तो ये 8 - 6 करके आप निकालते हैं। और 8 - 6 क्यों किया? चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है। और आप जानते हो मेटल का पहचान कैसे करते हैं? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहता है तो मेटल होता है, और जब 4 5 6 7 8 होता है तो नॉन मेटल होता है। तो आप 10th क्लास में जानते हैं। अब यदि हमारा सॉल्यूट एसिड हो तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई बेसिसिटी कर लेते हैं। तो एसिड का एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या कहलाता है? उस एसिड में जितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है वो उसका बेसिसिटी कहलाता है। जैसे HCl का देखिए, H2 का ये देखिए। लेकिन देखिए ऑर्गेनिक एसिड के केस में ऑल हाइड्रोजन आर नॉट रिप्लेसेबल। वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा जो उसके फंक्शनल ग्रुप में होगा। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ 1 है, तो यहाँ ये 4 बेसिसिटी नहीं होगा, है ना। ये जो इसका अल्काइल पार्ट है वो वाला नहीं, फंक्शनल ग्रुप वाला H ही रिप्लेस होता है। तो देखो 1 हो गया। C2H5OH में इसका बेसिसिटी क्या हो गया? 1 हो गया। तो आप मोलेकुलर वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? देखिए मोलेकुलर वेट बाई बेसिसिटी। हम इसका कितना हो जाएगा? चूँकि 2 होता है, निकल गया। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे? यह मोलेकुलर वेट हो गया, इसका बेसिसिटी कितना हुआ? 1। ऐसे करके निकाल लेंगे। वैसे ही बेस के केस में क्या होता है? मोलेकुलर वेट बाई एसिडिटी। एसिडिटी बेस का एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? जितना उसमें रिप्लेसेबल OH- होता है। ऐसे कर ले। साल्ट के केस में क्या होता है? मोलेकुलर वेट बाई पॉजिटिव वैलेंसी होता है। पॉजिटिव वैलेंसी आप जानते हो कि ऐसे करके मेटल के केस में पॉजिटिव वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या करते हैं? एटॉमिक, यहाँ मोलेकुलर वेट हो गया बाई उसके वैलेंसी से, मेटल के वैलेंसी से डिवाइड कर निकल जाएगा। आयन के केस में क्या होता है? मोलेकुलर वेट के केस में उसको हम वेट को फार्मूला वेट कहते हैं, चूँकि वो आयन के रेस में रहता है। तो फार्मूला वेट बाई चार्ज है। जैसे SO4 2- का, तो S का और O4 का हम निकालेंगे तो 96 होगा। S का 32 + 16 × 44 कीजिएगा, अब बाई 2 कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसका आयन, उसका चार्ज कितना है? 2 है। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं, सिर्फ जितना होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। NH4 का वैसे ही 15। तो इसको कॉपी कीजिए। चलिए लिखिए। तो हम ये 2 क्वेश्चन आपके नॉर्मलिटी से लिखे हैं। आप देखिए, when 5 ग्राम of H2SO4 dissolve in 2 liter of solution, 5 ग्राम of H2S dissolve in 2 liter। तो यहाँ देखिए वेट मेरा क्या है? 5 ग्राम। मोलेकुलर वेट कितना होता है? 98 होता है। लेकिन हमको नॉर्मलिटी में क्या इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालता है? निकाले हुए हैं मोलेकुलर वेट बाई बेसिसिटी। देखिए निकाल के यहाँ रख दिए, और वॉल्यूम यहाँ 2 लीटर है, ये इस पर रख दिए। W यहाँ इतना होगा, इक्विवेलेंट वेट रख दिए, 1/V कर दिए भैया। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ये ml में है, तो यहाँ भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले हैं? आप देखिए निकाला हुआ है। चूँकि सॉल्ट का क्या होता है? मोलेकुलर वेट बाई पॉजिटिव वैलेंसी। तो यहाँ पॉजिटिव वैलेंसी 1 हो गया, निकल गया। क्या करेंगे? W को यहाँ रख देंगे, इक्विवेलेंट वेट को रख देंगे। आप फिर वैसे ही जैसे मोलारिटी में होता है 1 मोलर जैसे लिखते थे मोलारिटी में, वैसे ही यहाँ 1 नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? यानी गिवन वेट जो होता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर। यदि हम गिवन वेट, यदि इक्विवेलेंट वेट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका H2SO4 का क्या होगा? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 49। तो हमारा गिवन वेट कितना होगा? 49 लेना होगा। तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट यदि 1 लीटर में घुला रहता है तो उसको 1 नॉर्मल बोलते हैं, 1 नॉर्मल सोल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही सेमी नॉर्मल 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वैसे ही डेसी नॉर्मल, देन सेंटी नॉर्मल, देन मिली नॉर्मल। ठीक वैसे ही कैसे? जैसे आप मोलर में। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।